बेटा हमने एक रिलेशन पढ़ा था बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कल, I इक्वल्स टू NEA VD, ठीक है। एंड व्हाट वी डिस्कस कि कोई अगर हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वायर है, एक ऐसी वायर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म नहीं है, राइट, तो हम यही बोलेंगे कि इसमें जो करंट है अगर यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड है तब भी जितनी करंट यहाँ होगी उतनी करंट यहाँ होगी, और करंट कांस्टेंट होने के कारण एरिया, यही खत्म किया था शायद हमने, A इंटू VD जो है वो कांस्टेंट होगा, राइट। तो हम ये बोलते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर V से रिप्रेजेंट करूं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। अगर ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, इसका रेडियस होगा R, अगर तो ये एरिया किसके होगा प्रोपोर्शनल, बेटा एरिया हो गया ना पाई R स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ऐसे तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया क्या हुआ पाई R स्क्वायर, पाई तो है ही कांस्टेंट। दैट मींस अगर आपको यहाँ रेडियस R1 और यहाँ रेडियस R2 दिया है, या यहाँ R1 और यहाँ R2 रेडियस दिया है, तो आप ये बोल सकते हो पाई R1 स्क्वायर इंटू यहाँ पर अगर इस क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी V1 है इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। दिस पाई एंड पाई विल बी आउट। तो अगर आपको वेलोसिटीज की रेशियो पता करनी है, V1 by V2 अगर पता करना है, तो यू विल से V1 by V2 इक्वल टू R2 by R1 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर R2 हाफ ऑफ R1 है, इफ R2 इज हाफ ऑफ R1, R2 इज 1 by 2 R1, तब V1 by V2 जो होगा, R2 की जगह लिख दूंगा हाफ ऑफ R1 डिवाइडेड बाय R1 होल स्क्वायर, R1 कट 1 by 4, so V1 is equal to V2 by 4। ठीक है, इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं बेटा। ठीक है बेटा, अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट ओम्स लॉ, विच सिंपली सेज कि अगर हम किसी भी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखें, फिजिकल कंडीशंस हो गया कि किसी कंडक्टर की लेंथ को चेंज ना करें, उसके एरिया को चेंज ना करें, उसके टेम्परेचर को चेंज ना करें, लेंथ, इफ लेंथ कंडीशनल है, ये यूनिवर्सल नहीं है, ये कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इफ लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर etc are kept constant, then जो किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करेगी तो वो करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द पोटेंशियल डिफरेंस। I is directly proportional to V, ऐसे भी बोल सकते हैं V is directly proportional to I। यहाँ बेटा जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को R बोलते हैं, यहाँ नहीं, अगर यहाँ से हटाओगे तो उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को G से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम लिखते हैं V is directly proportional to I, the constant is R, and when we write I is directly proportional to V, the constant is G। It is like, देखो मेरे पास कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2x, इस इक्वेशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन इसी इक्वेशन को अगर मैं ये बोलूँ x इक्वल टू 1/2y, तब भी तो ये बोल सकता हूँ ना x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। प्रोपोर्शनलिटी इंटरचेंजेबल होती है बेटा, चाहे y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x बोलो, चाहे x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y बोलो, प्रोपोर्शनलिटी इंटरचेंजेबल होती है। डिफरेंस है ये, यहाँ कांस्टेंट अगर 2 है तो यहाँ 1/2 होगा, यहाँ कांस्टेंट अगर R है तो यहाँ 1/R होगा। इस R को बोलते हैं रेजिस्टेंस,
और जी को बोलते हैं कंडक्टेंस, विच इज एक्चुअली 1/r। ठीक है, तो देखिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमारे पास ग्राफ्स ऐसे बनेंगे, अगर मैं v को इधर ले लूं और i को इधर ले लूं तो इसे बोलते हैं वी आई ग्राफ। पहले x बोलते हैं फिर y बोलते हैं ना नॉर्मली, x एक्सिस y एक्सिस। तो जब भी ग्राफ बोलते हैं x और y के बीच में ग्राफ है। अगर मैं i को इधर ले लूं और v को इधर ले लूं, इस चीज का ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसी है, तो तब इसको हम बोलेंगे आई वी ग्राफ। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी, ये भी स्ट्रेट लाइन होगी। फर्क क्या होगा कि ये अगर थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा होता है। चलो फॉर द टाइमिंग में इसको θ1 बोल देता हूँ, इसको θ2 बोल देता हूँ। तो इसमें जो इस ग्राफ में सिंस इट इज ए स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज tan θ1? I by v। बट व्हाट इज I by v? यहां से देखो जी, और अगर आप यहां से देखें व्हाट इज tan θ2, ये हटा दो। व्हाट इज tan θ2? v by i, और v by i तो r होता है ना बेटा। जो tan थीटा ना, tan थीटा को बोलते हैं स्लोप, tan थीटा इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो अगर हम v को x एक्सिस और i को y एक्सिस लें तो इसकी जो स्लोप होगी दैट इज कंडक्टेंस। लेकिन अगर हम i को x एक्सिस और v को y एक्सिस लेंगे तो जो स्लोप होगी वो रेजिस्टेंस है। सो क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ IV resistance and slope of VI conductance। ठीक है, देखो इसको फिर आगे करते हैं। बेटा ज्यादा हम इसको यूज करेंगे, I और V के बीच में ग्राफ है। मान लीजिए किसी एक मटेरियल के लिए, किसी एक वायर के लिए ग्राफ बना जो थीटा एंगल बना रहा है, और दूसरे के लिए, दोनों ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग अगर होगा तो दोनों स्ट्रेट लाइन अलग अलग होंगी। स्ट्रेट लाइन का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि ये 45 बनेगा, या पता न कभी भी नहीं होगा। आपको तो पता कर सकते हैं आप कितना एंगल बना रहा है, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो अगर आपने दोनों के 1 और 2 दोनों के रेजिस्टेंसेस को कंपेयर करना है, you will say it is equal to tan of θ1 divided by tan θ2। ठीक है, तो I और V के बीच में बस इस चीज का ध्यान रखना कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है। कोई भी अगर आपके पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं तो पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो करेगी, राइट। ये ड्रिफ्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यहाँ फील्ड होगा और फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव इस तरह से होगी। अब यहाँ जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू NE², या डायरेक्ट नहीं बताता, चलो आपको मैं, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, राइट। बताओ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कल भी बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट, होगा या नहीं होगा? तो पोटेंशियल कितना हुआ? E इंटू एल। अब ये जो V है E इंटू एल होता है, तो I इंटू R कैसे बन जाता है वो देखना। व्हाट इज I? NEA VD। लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? स्मॉल e कैपिटल E टाउ बाय m। ठीक है, I इक्वल्स टू NEA, तो क्या हम ये बोल सकते हैं दैट I इक्वल्स टू NE² A टाउ बाय m।
एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एम इंटू ई। इस ई की जगह वी बाई एल लिख दो। जब आप इस ई की जगह वी बाई एल लिखोगे, आपको फाइनली ये याद रखना है, देयरफॉर वी बाई आई जो बनेगा आपके पास, दैट वुड बी एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए टाउ। आई को नीचे शिफ्ट कर दो, एम एन ऊपर आ जाएगा, एम इंटू एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। तो ये जो बेटा वी बाई आई है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सब कांस्टेंट्स हैं। कंडीशन ही यही थी ना कि हम लेंथ को कांस्टेंट रखेंगे, एरिया को कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा। तो ये तो है ही कांस्टेंट। तो ये तभी कांस्टेंट होगा अगर हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे। इस कांस्टेंट को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सो दिस वी कॉल एज वी बाय आई, जो है वो आर के बराबर है। वी बाय आई किसके बराबर है? वी बाय आई इज इक्वल टू आर। उसके बाद देखो, तो यहां से आपको जो मेन कंक्लूजन याद रखना है ना, वो ये है दैट आर इज इक्वल टू एम एल ओवर एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ। आर इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसमें दिस इज द कंडक्टर, जिसमें लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए। So we write this R equals to M over N E square tau into L by A. और ये जो M over N E square tau है, इसे बेटा रेजिस्टिविटी बोलते हैं। दिस इज ए वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। दिस रो इज कॉल्ड एज resistivity of the conductor, which depends on nature of material. मैथमेटिकली इस रेजिस्टिविटी को आर ए बाय एल लिख के एक्सप्रेस करते हैं इन ओम मीटर। सारे यूनिट्स यही बता दिए। रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम, एम्पियर, सॉरी एरिया इज मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, सो इट बिकम्स ओम मीटर। अगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट वैल्यूज हो, तो आर जो है दैट वुड बी इक्वल टू रो। If L is 1 meter, area of cross section is 1 meter square, R equals to rho, इसलिए रेजिस्टिविटी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। Resistivity is also called as specific resistance. रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है दैट इज कंडक्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखो किस तरह का लास्ट लास्ट नीट में आया था एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे बेस्ड। R is equal to rho into L by A.
अगर हम किसी वायर की स्ट्रेचिंग या कंप्रेसिंग करें, अगर हम किसी वायर को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं, कोई गिवन वायर है, जैसे मान लीजिए ये वायर है, इफ वी स्ट्रेच द वायर, तो उसकी लेंथ भी चेंज हो जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। स्ट्रेचिंग में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ लेंथ चेंज हुई या सिर्फ एरिया चेंज हुआ, ना ही कंप्रेसिंग में। अगर आप किसी वायर को खींचोगे, वायर पतली हो जाएगी, वायर की लेंथ भी बढ़ जाएगी। और ऐसे ही अगर आप किसी वायर को कंप्रेस करोगे तो वायर मोटी हो जाएगी, लेकिन उसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। लेंथ बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, और जब जब लेंथ बढ़ेगी एरिया भी कम होगा, तो एरिया कम होने से भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, और ये मल्टीप्लिकेटिव इफेक्ट होता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेसिंग में बेटा एक तो वॉल्यूम सेम रहता है, और दूसरा नेचर सेम रहती है। नेचर मतलब रेजिस्टिविटी, दोनों वॉल्यूम और रेजिस्टिविटी दोनों सेम रहते हैं। और क्या चेंज होता है? लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों जो है वो चेंज होते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को बेटा हम सिर्फ लेंथ की फॉर्म में या सिर्फ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओनली लेंथ और ओनली एरिया। कैसे देखना, अगर इस एक्सप्रेशन को मैं एल से मल्टीप्लाई कर दूं और एल से ही डिवाइड करूंगा, इट विल रिमेन सेम। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया इंटू लेंथ। देखो, लेंथ एल है, एरिया ए है, तो एरिया इंटू लेंथ तो वॉल्यूम होता है। तो जब रो और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हैं, रो और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट है, तो क्या बोलेंगे? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ठीक है, और अगर सिर्फ एरिया की फॉर्म में लिखना है, यही फॉर्मूला है बेटा, सिर्फ एरिया की फॉर्म में लिखना है, आई विल राइट इट लाइक दिस, रो इंटू ए डिवाइडेड बाय ए इंटू ए, देन दिस बिकम्स आर इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया का स्क्वायर। अगेन वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, नेचर कांस्टेंट है, मतलब रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, तो बोलेंगे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, जब आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर है, तो आर वन बाई आर टू कितना हो जाएगा? सोचो, आर वन बाई आर टू विल बी इक्वल टू ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर। आर वन बाई आर टू कितना होगा? ए टू बाई ए वन होल स्क्वायर, और यहाँ पर आर वन बाई आर टू कितना होगा? एल वन बाई एल टू होल स्क्वायर। नोट करना। ठीक है, जब जब हम किसी वायर की स्ट्रेचिंग करें या किसी वायर की कंप्रेसिंग करें, तो दीज फॉर्मूलाज विल बी एप्लीकेबल। आपको डायरेक्ट याद रखना है ये। अगर लेंथ की फॉर्म में लिखना है तो लेंथ स्क्वायर, लेकिन अगर एरिया के फॉर्म में लिखना है तो रिवर्स है। ठीक है, और अगर रेडियस की फॉर्म में लिखना है तो वही एरिया वाला ही रेशो, बट स्क्वायर की जगह 4 टाइम्स। क्या हम इस एक्सप्रेशन को, ये जो एक्सप्रेशन लेंथ और एरिया की फॉर्म में है, क्या हम इस एक्सप्रेशन को मास की फॉर्म में लिख सकते हैं? जैसे ये वायर का मास जो है दैट इज गिवन, अगर ये एक वायर है जिसका मास है m, तो बताओ उसके रेजिस्टेंस को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मास और लेंथ गिवन है, एरिया नहीं गिवन है, तो रेजिस्टेंस को मास के साथ भी रिलेट कर सकते हैं बेटा। रेजिस्टेंस एंड मास देखना, R इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, अभी आपको बताया। ठीक है, ऐसे तो L बाई ए था, बट हम L से मल्टीप्लाई L से डिवाइड करें तो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आ जाता है। अगर डेंसिटी दी है, इफ D इज द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, अगर इस मटेरियल की डेंसिटी D है,
तो डेंसिटी होता है बेटा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना हो गया, मास बाय डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम की जगह जब हम मास बाय डेंसिटी लिखेंगे, इट विल बिकम रो डी एल स्क्वायर बाय एम, एम बाय डी लिख दिया। ठीक है, अब ये डेंसिटी और रेजिस्टिविटी किसी मटेरियल के लिए सेम होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। सो वी राइट आर, ये भी अगर आपको कभी मास की फॉर्म में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा रिलेशन, यू यूज दिस, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। Question can be like this: a wire is stretched to make it 10% longer. एक वायर को हम स्ट्रेच करते हैं ताकि उसकी लेंथ जो है वो 10% ज्यादा हो जाए। A wire is stretched to make it 10% longer. What will be the percentage increase in its resistance? उसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंट इंक्रीज होगा, ट्राई करो बेटा। जब भी हम स्ट्रेचिंग करें और लेंथ की बात करी हुई ना, इट्स मेड 10% लॉन्गर, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। लेंथ में इंक्रीज दिया हुआ है, लेंथ के स्क्वायर में जो होगा वही रेजिस्टेंस में होगा। डोंट एवरी टाइम मल्टीप्लाई बाय द पावर। पावर से हम तब मल्टीप्लाई करते हैं जब परसेंटेज चेंज लेस देन 5% हो, व्हेन स्मॉल चेंजेस आर देयर। यहाँ देखो लेंथ जो है वो 10% बढ़ रही है, सो फ्रॉम 100 इट गोज अप टू 110। 100 से 110 हो गई लेंथ। ये 0 और 0 काट दोगे, ये बोल सकते हो कि लेंथ जो है वो 10 से 11 हुई। तो लेंथ का जो स्क्वायर है दैट गोज फ्रॉम 10 स्क्वायर टू 11 स्क्वायर, मतलब 100 से 121 हो गई लेंथ का स्क्वायर। और ये जो लेंथ का स्क्वायर है इसी को तो रेजिस्टेंस बोलते हैं। सो अगर लेंथ को स्ट्रेच करके 10% बढ़ा देते हैं तो जो रेजिस्टेंस है दैट इंक्रीजेस बाय 21%। ये आंसर है। Resistance increases by 21%. If length is increased by 10% on stretching, the resistance will increase by 21%. ठीक है, for small changes like if length increases by 2% stretching में ही, then resistance will increase by 2 into 2%, that is 4%। क्योंकि R तो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L स्क्वायर के, तो लेंथ का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। इफ लेंथ इंक्रीजेस बाय 0.1%, तो रेजिस्टेंस विल इंक्रीज बाय 0.2%। इफ लेंथ की जगह अगर एरिया हो जाए, एरिया डिक्रीजेस बाय 0.2%, एक वायर को हमने स्ट्रेच किया और स्ट्रेच करके हमने एरिया को इस तरीके से स्ट्रेच किया कि एरिया 0.2% कम हो गया। तो याद रखना एरिया कम होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा, एरिया के स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 into 0.2%, दैट इज 0.4%। कुछ पूछना तो पूछ सकते हो यहाँ। ठीक है, ये तो हो गया बेटा कि हम स्ट्रेचिंग से डबल कर रहे हैं। अगर ऐसे डबल करें, जैसे एक वायर है, सेम मटेरियल की एक और वायर इसके आगे जोड़ दें, तो यहाँ स्ट्रेचिंग नहीं हुई, इसलिए ये रूल यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ हम देखेंगे कि इसका कितना रेजिस्टेंस है, इतना इसका कितना है, दोनों को ऐड कर दोगे। दिस इज सिंपली अ सीरीज कॉम्बिनेशन। हम कॉम्बिनेशन की बात करेंगे।
फॉर्मूला क्या है बेटा रेजिस्टेंस का, R इक्वल्स टू रो इंटू L बाय A। ठीक है, ध्यान से देखो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ, ओनली लेंथ, स्ट्रेचिंग से नहीं, एक एक आगे एक और जोड़ के, अगर सिर्फ लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को डबल करेंगे रेजिस्टेंस डबल होगा। दोनों वर्ड्स में डिफरेंस है बेटा, एक होता है लेंथ को डबल करना, एक होता है लेंथ को स्ट्रेच करके डबल करना। तो जब हम स्ट्रेच करके डबल करेंगे तो एरिया भी हाफ हो जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस विल इंक्रीज 4 टाइम्स। बट अगर हम ऐसे डबल करेंगे, एक के आगे एक और जोड़ के, जब एक के आगे एक और जोड़ के डबल करोगे तो सिर्फ लेंथ ही चेंज हुई, और इसलिए जितना लेंथ में इंक्रीज लाओगे सेम रेशियो में रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लेंथ डबल, रेजिस्टेंस डबल। कॉम्बिनेशन में बात करते हैं बेटा, कुछ शॉर्टकट्स की बात करेंगे यहाँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो जब भी हम रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ने से क्या होता है बेटा, मान लो दो रेजिस्टर्स हैं R1 और R2, हम इनको सीरीज में जोड़ रहे हैं, सीरीज में जोड़ के हमने लेंथ को बढ़ा दिया, इसलिए जब भी हम सीरीज में जोड़ेंगे ना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और जो ये RS होगा दिस वुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2। इफ वी कनेक्ट दीज रेजिस्टर्स इन पैरेलल, अगर पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में इफेक्टिवली ऐसे आपको नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है, बट टेक्निकली जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं ना, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देते हैं। ऐसे था, ऐसे जोड़ दिया तो इफेक्टिवली अब ये इन दोनों को जोड़ा ना तो ये एरिया हो गया, इन दोनों को भी जोड़ दिया ऐसे तो एरिया बढ़ जाता है। और जब सिर्फ एरिया बढ़ा, लेंथ उतनी है, सिर्फ एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और यहाँ आपके पास जो फॉर्मूला बनता है दैट्स 1/RP, सीरीज में तो S लिखा, पैरेलल में तो P लिखा, RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। और इसे सॉल्व कर लोगे बेटा आप, तो जो RP होगा आपका दैट वुड बी इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय, जितने मर्जी लगाए पैरेलल में, जो आपको RP फाइंड करना है 1/RP नहीं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, याद रखना, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन the effective resistance is less than the least among all the resistances. In parallel combination, the effective resistance is less than the least value. जब भी हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू अमंग ऑल द रेजिस्टेंसेस। मतलब लेस देन लीस्ट क्या होता है, जैसे मैं दो ही लगाऊंगा अभी, फिर मैं आपको कुछ डायरेक्ट भी बताऊंगा। मान लीजिए दो ही रेजिस्टेंस लगाए, 6 ओम एंड 2 ओम या 3 ओम, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव वैल्यू आएगा रेजिस्टेंस का दैट वुड बी, अगर RP से रिप्रेजेंट करूं 6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, सो इट इज 18/9, दैट इज 2 ओम। ठीक है, एक आपको मैं और टेक्निक बताता हूँ। मान लीजिए बेटा पैरेलल में, ध्यान से इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस है n टाइम्स द अदर वन। ठीक है, n ग्रेटर देन 1 है, मतलब ये बड़ा रेजिस्टेंस है, ये छोटा है। जैसे ये 2 है, सपोज करो ये 2 है और ये 8 है, तो बोलो n कितना हुआ,
इसको किससे मल्टीप्लाई किया तो ये बना 4, n हो गया 4। अगर ये 6 है तो n कितना है 3। ठीक है, मतलब ये वाला जो है ये बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन। तो जब भी आपके पास इस तरह के कॉम्बिनेशन आपको दिख जाए कितने टाइम्स बड़ा है, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव वैल्यू आएगा, मान लो बेटा ये टर्मिनल्स है ए और बी, तो जो आर ए बी होगा दैट विल बी इक्वल टू दोनों में से बड़ा बिग वन डिवाइडेड बाय कितने टाइम्स बड़ा, n टाइम्स बड़ा ना, +1। तो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, n इंटू आर डिवाइडेड बाय n+1। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी, ये 8 और ये 2 है, हम ऐसे भी बोल सकते थे 1.6 आएगा, बट हमेशा ये सिंपल नहीं होगा। यहाँ तो इसलिए आपको 1.6 दिख रहा है क्योंकि इन दोनों का सम 8 है, तो आप 16 को 10 से डिवाइड कर दोगे, 16/10 विल बी 1.6। बट अगर आपका ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बना कि डिनोमिनेटर में 10 या 100 नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट क्या बोलोगे, रेजिस्टेंस कितना है बेटा, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 8। और ये 8 जो है ये इससे कितने टाइम्स बड़ा है, 4 टाइम्स डिवाइडेड बाय 5, 4 + 1, सो इट विल बी 8/5। और 8/5 कितना होता है, 1.6 से तो होता है। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, दोनों में से जो छोटी वैल्यू है रिजल्ट आपका उससे भी छोटा आएगा, लेस देन द लीस्ट का ये मतलब है। ठीक है, नोट करो। फिर बेटा पैरेलल में ही कुछ और पॉइंट्स आपको बताता हूं। जैसे अगर आपके पास दो रेजिस्टर्स हैं एंड लेट अस अज्यूम कि इन दोनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस बराबर है, दोनों आर के बराबर है, तो इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी R/2। लेकिन अगर दो के बजाय 3 रेजिस्टर्स हैं, R, R और R, अगर दो के बजाय 3 रेजिस्टर्स हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी R/3। और अगर n रेजिस्टर्स होंगे, n resistors of same value connected in parallel, तो Rp जो होगा that would be R/n। ठीक है, जब n रेजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है उनको आप पैरेलल में जोड़ोगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा R/n। प्रोडक्ट बाय सम जो है दो के लिए वैलिड है। मान लीजिए अगर आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, तो आपके पास एक तो ऑप्शन है ये सिंपल वाला, ट्रेडिशनली जैसे करते आए हमेशा से, इसको सॉल्व करो और फिर बाद में रिवर्स भी कर लेना, नहीं तो 1/Rp ही देखो आंसर तो वही टिक करके आ जाएगी। बट दूसरा मेरी जो एडवाइस होती है वो क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये नहीं करना है, इसको भी हम नहीं करते हैं बिकॉज जल्दी जल्दी में भूल जाएंगे, रिवर्स करना तो मुश्किल हो जाएगा। मान लो ये 6 ओम है, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है। ठीक है, तो क्या करना है बेटा, इन मेंटल मैथ से ही कर लो ना, इन दोनों का कितना आएगा 18/9, 2 आएगा। दो का कर लो, इन दोनों का आएगा 2 और ये भी 2 है, तो 2 के 2 पैरेलल में, 2 और 2 पैरेलल में कितना होता है 2/2, तो इसका इफेक्टिवली वैल्यू 1 आएगा। इनफैक्ट 4 के लिए भी चल सकता है ये वाला प्रोसेस। देखो ये मान लीजिए 1 2 12 ओम, 6 ओम, सपोज 4 ओम एंड कुछ नाम ले लो, कुछ ले लो, 2 ओम ले लो। अब इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी आपको लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, कोई दो का निकालो पहले, इन दो का भी निकाल दो। 12 और 6 का पैरेलल में कितना कॉम्बिनेशन आएगा, 12 × 6 डिवाइडेड बाय 12 + 6, 72 डिवाइडेड बाय 18 विल बी 4। होगा या नहीं, 12 और 6 का पैरेलल में क्या रिजल्ट आने वाला है 4। 4 और 2 का पैरेलल में रिजल्ट क्या आएगा
8/6 मतलब 4/3। तो एक आपका है 4 और एक है, बनाएंगे डायग्राम एक बार, एक आपके पास आया 4 और दूसरा कितना आया 4/3। तो अब 16/3 न्यूमरेटर में आएगा एंड नीचे जब प्लस करोगे 16/3 फिर से बना है। प्रोडक्ट कितना है 4 इंटू 4/3, 4 प्लस 4/3, 16/3, 16/3 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। और देखना ध्यान से 4/3 जो है ये 1.33 होता है, तो रिजल्ट आपका 1.33 से छोटा ही है। नोट करो। बेटा अगर हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स of different values can be connected in 2 raised power 3 ways, मतलब 8 ways। 3 रेजिस्टर्स अगर अलग अलग वैल्यूज के होंगे तो उनको 8 तरीकों से जोड़ा जा सकता है, बट अगर सेम वैल्यू के होंगे, if the resistors are of same value, then they can be connected in 2 raised power 3 divided by 2 ways, मतलब 4 ways। We have 3 resistors of same value, they can be connected in 4 ways only, but अगर अलग अलग वैल्यूज होंगी, यही आप n रेजिस्टर्स के लिए होगा तो n रेजिस्टर्स डिफरेंट वैल्यूज, टू रेज पर n ways, सेम वैल्यूज 2 रेज पर n minus 1 ways। ठीक है, मैं कुछ कॉम्बिनेशंस बनाता हूं, आप इफेक्टिव रेजिस्टेंस फाइंड कर लो आज। जैसे 8 तरीके कौन से होंगे बेटा, मान लीजिए मेरे पास 3 ही रेजिस्टर्स हैं हैविंग वैल्यूज 2 ओम 3 ओम 4 ओम। एक तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, दूसरा ये 2 ओम इधर रहने दूं और इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दूं, 3 और 4 को पैरेलल में जोड़ दिया। दूसरा यही कॉम्बिनेशन रहने दो, लेकिन फोर को इधर ले आओ, 2 को इधर और 3 को इधर, मतलब ये इंटरचेंज करती पोजीशन। तीसरा एक बार यहाँ 2 डाला, एक बार 4 डाला, एक बार 3 डाल लो, 3 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम, सॉरी ये हो गए कितने कॉम्बिनेशन, 1 2 3 और 4। 4 और बता रहा हूं, अगर आप 2 को जोड़ो सीरीज में 2 और 3 को और 1 लगा दो उनके पैरेलल में, ये एक नया कॉम्बिनेशन बन गया। नया कॉम्बिनेशन का मतलब है एक नई वैल्यू आएगी रेजिस्टेंस की। अब यहां पर भी इंटरचेंजिंग स्टार्ट कर दो, 2 और बन जाएंगे और लास्ट में तीनों को पैरेलल में जोड़ देना। सिर्फ जोड़ना ही नहीं है, आपको ये पता करना है सॉल्व करके कि मैक्सिमम कब आता है और मिनिमम कब आता है। ठीक है, तो हम कल वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे यहीं से।
इसको नोट कर लो। समीना क्या पूछना बोलो।